कहानी शुरू होती है प्राचीन काल के टाइम से, जहाँ पर गॉड्स ने मिलकर इस दुनिया को रखवाली के लिए कुछ जीवों को बनाया था। बैटल ग्राउंड में जब एक सेना एक बड़े से बीस्ट पर भले से हमला कर रही होती है, तब वो उन पर पलटवार कर देता है। उसी बीच एक योद्धा उसकी ओर बढ़ने लगा और ठीक जाकर उसने सामने जो खड़ा हुआ वो अपने हमले से उस बीस्ट को वहीं पे जमा डालता है और फिर तलवार से उस पर जोरदार वार करता है। जिसके बाद हमें महल की तरफ चलते हैं, जहाँ कैदी ने अपने गेट तोड़ डाला। वो एक लड़की निकली जो जेल तोड़कर सबके सामने भाग निकलती है। उस लड़की का नाम कुमी है। सब लोग उससे प्रोटोटाइप कहकर बुलाते हैं। जब कुमी डेड एंड पर पहुंचते तो बिना किसी के सुने वो सीधा समुद्र में कूद जाती है। कुछ देर बाद वो लड़के के बोट पर चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जीरो से हुई, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। बोट्स पर से होती हुई कुमी आगे की ओर निकल गई, पर जो लोग उसे ढूंढने में लगे हैं उन्हें जीरो ने कुमी का पता बता दिया। इस वक्त कुमी भागते हुए टाउन में एक औरत से टकरा गई। उसने और औरत को नुकसान की भरपाई भी कर दी, मगर वो औरत खुद को कुमी कात्सु बताती है, जिसके घर में छिपकर कुमी ने खुद को गार्ड से बचाया। कुमी के भागने की खबर लॉर्ड मेजुमी तक पहुंचती है, जो कुछ गोलियां निकालते दिखता है। क्यात्सु कुमी की पहचान बदलने के लिए उसे कुछ नए कपड़े दे देती है। अब कुमी खुले आम शहर में निकल पड़ती है। अगली सुबह मार्केट में जीरो घूम रहा होता है और वह एक छोटी बच्चे के साइड से साइड निकलता है। वैसे ही वो बच्ची उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या तुम ही जाइंट बीस्ट हो। असल में जीरो को इस वक्त काम की जरूरत है। छोटी बच्ची माया ने कहा कि ईस्टर्न गेट से कुछ हंटर्स निकलने वाले हैं, जो अपने 20% प्रॉफिट्स के पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे। अगर वो जिंदा रहा तो ये सुनते ही जीरो उस रास्ते से चला जाता है। तभी कुमी भी मार्केट में घूमते हुए माया का कलेक्शन देखकर रुक जाती है। माया ने कहा ये जायंट बीस्ट के जेम्स हैं, थोड़ा और दूर रहो। उनमें से ग्लैडियन सबसे महंगा स्टोन है। माया ने कहा कि अगर तुम मेरी बात झूठ निकली तो मैं खुद गेट को तोड़कर हंटर्स को सबक सिखाऊंगी। वो बताती कि हाँ, जेम्स की खेती भी कर सकते हैं। दरअसल मार्केट में जो भी दुकान है वो जाइंट मॉन्स्टर्स की प्रोडक्ट्स पर ही चलती है, जैसे कि एयर मानता की लेवी स्टोन्स और वेल्स की बनी रबर। जब कुमी ने माया की कैट के हाथ में एक रिंग देखी तो कुमी बोलती है कि तुम इसे देखो, और तब तक उस रिंग की खासियत बताती है। जिसने भी ये रिंग पहनी है वो सेवियर बनकर सबकी जान बचा सकता है। पर दुनिया में एक ही इंसान है जिसे रिंग फिट आती है और कुमी के हाथ में वो रिंग फिट बैठ गई है। उसे लगा कि कहीं मुझे कोई वरदान वगैरह तो नहीं मिला। माया ने कहा अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छा ऑफर है। वहीं जीरो से उसका पूरा नाम जा रहा है, यदि वो मरा तो उसकी कब्र पे निकले का काम आएगा। जीरो ने कहा कि मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। वहाँ कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, कहीं तुम बच्चों की तरह रोने न लग जाओ, क्योंकि जब बीस्ट दौड़ता हुआ आता है तो सामने वाले की चटनी बना देता है। फिर हमें एक राजसभा का दर्शन होते हैं, जहाँ उस दुनिया के बारे में बात चल रही होती है, जहाँ पर सितारे, बारिश और जाइंट बीस्ट देखने को मिलते हैं। जल्दी बीस्ट की संख्या इतनी बढ़ने वाली है कि वो यहाँ भी दिखने लगेंगे। हो सकता है कि उनके हमले में मासूम लोगों की जान भी चली जाएंगी, पर उनका मानना यह है कि एक अपॉर्चुनिटी होगी बारबेरियंस को खत्म कर डालने की। पर लगता है कि सुरुगी नाम की लड़की राजा के फैसले से नाराज है। इसी बीच एक ऐसा बीज दिखाया गया जो दिखने में जाइंट पिग था। उसके हमले के खतरे की खबर पूरे टाउन में फैल जाती है। अब तो वो बीज भालों और तीर के रेंज से भी दूर है। इसी बीच जीरो उसकी ओर कूद पड़ा। वो अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है और टाइम पर उसे बचा भी ले आता है। सेना ने मिलकर उस बीज की छुट्टी कर दी। जीरो को बहादुरी दिखाते हुए मजामी ने परख लिया। शाम के वक्त जश्न का आयोजन किया जाता है, जहाँ वो नशेड़ी भी है जिसकी जीरो ने जान बचाई थी। वो उसकी तारीफ करते गिर पड़ता है। तभी मेजामी जीरो के पास आ बैठा। वो जीरो को एक पलादीन बनाना चाहता है, जिसका मतलब एक जिम्मेदार सेनापति होता है। उसने कहा कि एक ऐसा युद्ध जल्दी होगा जिसमें 2 टुकड़ों में बांट सकता है, और उस वक्त जीरो जिसे फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी। आज कुमी पूरा दिन माया के साथ ही थी, पर सवाल ये है कि वो रात कहाँ पर बिताएगी। उन्हें बातें करते हुए गार्ड्स ने देखा है और कुमी को पहचान लिया। और जैसे ही उन लोगों ने कुमी पर तीर से हमला किया, उसके शरीर से आग निकलने लगी और एक एनर्जी के निकलने से चारों ओर अफरा तफरी फैल जाती है। उसे इस तरह देख जीरो को कुछ याद आता है, पर तभी एक जाइंट बीस्ट ने भी शहर पर हमला कर दिया। जीरो कुमी की ओर तेजी से आता है और उसे अपने साथ पानी पे ले कूदता है। वो जैसे ही पूछता है कि तुम एक क्लारिक होकर प्लादीन एस्कॉर्ट पर क्या कर रहे हो, लेकिन बातों से पहले उन्हें जाइंट बीस्ट को भी रोकना था। जीरो की तलवार उड़कर उसके हाथों में आती है। जीरो कहता है कि मैं अपनी बॉडी और सोल को तुम्हारे हवाले करता हूँ, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। जब गॉड्स ने मिलकर लैंड बनाया तब इंसानों ने उस पर राज कर लिया। इसलिए जब जब इंसानों को बीस्ट को हराना होता है, उन्हें गॉड्स के आह्वान करने की जरूरत पड़ती है। बिना सर वाले को रोकने के लिए जैसे जीरो तैयार हुआ, कुमी को अजीब महसूस होने लगा। उसके लिए ये सब काफी नया है। जीरो पूरी जान लगाकर उस पे ही जैसे हमला करता है तो लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। उस बीस्ट की स्किन को भेदना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। जीरो इस बात पर उस बीस्ट को हाथ काटकर अलग कर देता है। कुमी उस बीस्ट को कमजोर पॉइंट ढूंढने में हेल्प करती है। जहाँ वार करते वो बीस्ट ढेर हो गया है।
जैसी कुमी जीरो से अलग हुई वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी बीच माया भी वहाँ आ जाती है, उसे इलाज की अच्छी जगह पता है। सुबह का वक्त लॉर्ड मिजामी इंस्पेक्शन के लिए आता है और पता कर लेता है कि ये काम मिसामा का है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में आकर हर चीज सड़ने लगती है। उसे नंबर 22 की तलाश है, जो कि कुमी खुद है। शायद यहाँ मौजूद लोगों ने पलादीन को कल रात तक देखा। ये तो साफ है कि बहादुरी के बाद वो ठीक नहीं होगा, तो शायद उसे टाउन में ढूंढा जा सकता है। टाउन में कुमी यमी खाना देखकर रुक जाती है। माया ने कहा कि तुम जानती हो ना, एम्पायर तुम्हें पीछे है। जीरो भी जल्दी उठने वाला होता है। तहकीकात के दौरान देखा गया कि कल वाला बीस सबसे गौतिन है। उन्हें पलादीन के पूछने पर उसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। तभी हमें बैकग्राउंड का सीन दिखाया गया, जहाँ जीरो अपनी पोस्ट टोका को उठा रहा था। वो एक क्लैरिक थी। जैसे ही बीस्ट हमला करने वाला था, वैसे ही जीरो की आँख खुल जाती है। वो और कुमी और माया को बात करके सुन लेता है। उसने कहा कि तुम मेरी शादी की बात मुझसे बिना पूछे तय नहीं कर सकते। चलो, उसकी इंजरीज अब ठीक हैं। माया को लगता है कि जीरो कुमी के साथ रिलेशनशिप देख रहा है। कुमी तो जानती ही नहीं थी कि वो क्लारिक है। वो उसकी पावर असीम है। क्लारिक के मिस माया निकलता है और वो पलादीन के साथ मिलकर बीस्ट को हराने का सबसे खतरनाक हथियार साबित होता है। और जीरो ने कुमी को छुपाकर रहने को कहा और वहाँ से चला गया। जब कुमी और माया जंगल में होते हैं, तब माया बताती कि जीरो यहाँ लौटकर जरूर आएगा, क्योंकि वो अपने कीमती चाकू छोड़ गया है। लगता है कि कुमी जीरो को पसंद करने लगी है। वो दोनों आराम से डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कुमी कात्सु उनके बगल में आ बैठती है। उसने कुमी को देखते ही पहचान लिया। कात्सु माया से कहती कि तुम्हें मैंने यहाँ पहली बार देखा है, क्या तुम कुमी की दोस्त हो? इसी बीच कुछ गार्ड्स एक भगौड़े की तलाश में वहाँ आ जाते हैं। एक आदमी उठकर उनका सामना करने लगा। कुमी उन्हें देखकर बुरी तरह डर जाती है और टेबल के नीचे छिप जाती है। पर जब गार्ड्स ने कात्सु पर तलवार उठाई, तो तकुमी ने रोकने के चक्कर में गार्ड्स को मसमी से जला डाला। माया उसके सर पर वार करके कुमी को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। और मजामी ने अपने गार्ड्स को शाबाशी देते हुए कहा कि मरे हुए साथी का नाम मरने वाले में लिखवा दो। उसे शाम को कहीं निकलने की तैयारी भी करनी होगी। जीरो अपने बोट में आराम कर रहा होता है, तब वो कुछ ढूंढने लगता है कि कुमी के साथ माया को भी कालकोठरी में डाला गया है। वो देखते हैं कि जीरो को भला वेपन उड़ने लगा है। ऐसा तब होता है जब जीरो उसका आह्वान करता है। वो उसे लेने के लिए वापस भी आया, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे कात्सु से पता लगता है कि उन दोनों को इंपीरियल फोर्स उठा ले गई है। तभी जीरो उसके फ्रूट्स खाकर वहाँ से चला जाता है। भले की एनर्जी के कारण माया अभी तक छत पर छुपी हुई है। जीरो पानी के जरिए महल में एंटर की कोशिश में है। उसने किसी तरह वहाँ एक गार्ड से कुमी का पता लगा लिया। मिजामी अपनी पिल्स एंजॉय कर रहा है। जैसे ही कुमी कीरो को देखती है, तो वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। मगर उसने कहा कि वो सिर्फ भले के लिए यहाँ आया था। फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे आ सकती हो। महल में घुसपैठियों के घुसने की खबर फैल चुकी है, पर कुछ करने से पहले वो तीनों रफू चक्कर हो गए हैं। गार्ड शिप लेकर उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं और तलाश शुरू कर देते हैं। माया पहली बार शिप में बैठकर काफी खुश है। जीरो ने शिप से दुश्मन की शिप को डुबाने का प्लान बनाया। कुमी थैंक यू कहने के लिए जीरो को किस करना चाहती थी, पर जीरो ने कहा कि अभी ये सही टाइम नहीं है, और उन दोनों ने फिर से अपना रूप बदला और दुश्मन पर दावा बोल दिया। मरम्मत का काम जीरो ने माया से करवाया। अब अगली सिटी में पहुंचने तक जीरो उसके साथ ही रहने वाला है। सुबह हो चली, पर इंपीरियल फोर्स का शिप अभी भी बुरी हालत में है। जनरल को लगा कि उनका करियर खत्म, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भूमि को जानने दिया, बल्कि शिप को भी बर्बाद कर डाला। तभी मिजामी आके कहता है कि मैं लैब जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो आ सकते हो। सबको लगा था कि मिजामी उन्हें सजा देगा। माया शिप चलाना अच्छे से जानती है, पर शायद हवा में शिप वो पहली बार चला रही है। जीरो ने माया से पूछा कि हम रोड से अलग क्यों चल रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं कब का पहुंचा देता। तभी वो तीनों बाहर आ जाते हैं और देखते ही सामने एक झरना है, जिसे अपनी एक्सटेंडेड स्पेल से किसी ने माला बना डाला है, और उसे क्रॉस कर पाना मुश्किल है। हो सकता है कि उन्हें लंबा इंतजार करना पड़े। इस बार उन्हें एक अनजान गांव की ओर चली चलती है, जहां के लोग उनकी शिप देखकर हैरान रह जाते हैं। कुमी को तो उनसे बात करने में डर लग रहा होता है। आया ने आगे बढ़कर कुत्ते बिल्ली की भाषा में बात करना जैसा शुरू कर दिया। एक उसकी जैसी हमशक्ल लड़की बाहर निकल कर आई। माया उन सबको अपने दोस्तों के बारे में बताता है। ये सुनते ही वहाँ के बच्चे उन्हें परेशान करने लगे, पर जीरो को बच्चे पसंद नहीं। कुमी उनके साथ खेलने के लिए आ जाता है, पर खेल खेल में गिरने के कारण बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। मिजामी के जनरल जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक विशालकाय उनके सामने छलांग लगाती है। असल में वो पानी की जाइंट बीस्ट था, जिसके शिकार वो पलादीन की मदद से करके पैसे कमाना चाहते हैं। पर उन्हें ये भी डर है कि मिजामी उन्हें जीरो से लड़ने के लिए ना बोल दे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा वो लगा चुके हैं। डिनर के दौरान माया कुछ रिचुअल करती नजर आती है। कुमी को खाना सिर्फ काफी पसंद आए। तभी एक डैगल नाम का एक रॉक क्रशर उनसे मिलने आता है और कहता है कि तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि इस बात को 20 खतरनाक बताया जा रहा है। फिर एक लड़का दौड़ता हुआ आया और डैगल से बोला कि आप मुझे भी तलवारबाजी सिखा दीजिए। उसने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ।
कुमी खाने के बाद एक वॉक पर निकल जाती है, जहाँ उसने देखा कि एक बच्चा जब पेड़ से गिरने वाला था उसे एक लड़का आकर बचा लेता है। उस बच्चे के हाथ जख्मी हो गया, इसलिए कुमी उसका इलाज कर देती है। मिलान ने उसको भी शुक्रिया किया और बताता है कि ये बच्ची मेरी छोटी बहन है। मगर परिवार न होने के बाद भी उन्हें थियरान गांव में कभी परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। मिलान भी एक पलादीन बैंकर गांव की रक्षा करना चाहता है। इसी बीच वो बच्ची एक जुगनू पकड़कर ले आए। जीरो को डर है कि अगर यहाँ वो फाइट करेंगे तो कुमी के क्लरिक होने का राज सबको आ जाएगा। फिर एक हाथी जैसे दिखने वाले बीस्ट को बढ़ता देख दीगल उस पर हमला करने को तैयार हो जाता है और मौका मिलते ही उसके साथ ही बीस्ट को खत्म कर डालते हैं। पर इस बार एक रेड आइड वाला बीस्ट उसके सामने आ गया। गांव में मिलान की बहन तिल्ली भी गायब हो गई है। उसने कहा कि मेरी बात कभी नहीं सुनती। इसी बीच रेड आई बीस्ट की खबर जीरो तक पहुंच जाती है। डीगल को लगता है कि अगर वो बीस्ट का सामना नहीं टिक पाए तो जीरो अकेले क्या कर लेगा। तभी तिल्ली भी एक तलवार लेकर वापस लौट आई। उसने कुमी से कहा कि तुम ये तलवार लेकर खुश हो जाओ। जब कुमी मिलान की तलवार देख रही थी तब लिली को लगा कि वो ये भी तलवार चाहती है। चीफ तिली को तलवार लौटाने का ऑर्डर देकर भेज देता है और उसने कुमी से कहा कि तिली दिमाग पढ़ने वाली एबिलिटी के साथ पैदा हुई थी। वो लोगों के मन में आसानी से पढ़ लेती है। पर मिलान को तिली को ढूंढने जंगल की ओर गया है। अगर बीस ने उसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और चीफ का मानना सही था। जीरो अपने साथियों के साथ जंगल की ओर चल दिया, मगर वो अपने क्लारिक रूप का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि जिससे गांव के लोग की उनकी आदत पड़ जाएगी। जीरो ने कहा कि जब तक तोररी नहीं होगा मैं बीस से पंगा नहीं लूंगा। मिलान को ढूंढकर उसे गांव पहुंचना ही उनका काम है। कुछ देर बाद रेड आई बीस्ट का सामना करने के बाद जीरो समझ जाता है कि उसे कुमी की मदद की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए उन्हें होकर ही लड़ना होगा। एक बार फिर कुमी और जीरो एक साथ हो जाती है और जीरो का नया शक्तिशाली रूप उस बीस्ट की छुट्टी कर देता है। लगता है कि कोई इन पर नजर रखे हुए था। जीरो ने मिलान से कहा कि तुम्हें गांव लौट जाना चाहिए, पर किसी से कुछ मत कहना। डीगल मिलान से कहता है कि अगर जीरो ने तुम्हारी मदद की है तो एक शुक्रिया तो बनता है। गांव से निकलते वक्त उन्हें नहीं पता था कि नई मुसीबत उनका सामना कर रही होगी। कुमी नई जगहों में जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। अचानक मिलान की आवाज सुनाई देती है। वो उनका एहसान चुकाना चाहता है। उसने कहा कि मैं इस रात को छुपा कर रखूंगा, पर तुम्हें इस वक्त गांव चलना होगा। सबको वापस आते देख गांव के लोग एक बार फिर काफी खुश हो जाते हैं। दूसरा और सूर्य को भी रेड आइड बीस्ट के बारे में पता लग चुका है, जिसके बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो उसकी गांव की डॉक्टर भी है। जीरो आज गेम खेलने में बिजी है। वो अपनी चाल से सबको चौकन्ना कर देता है, पर माया बोर हो रही है और कुमी को खाने से फुर्सत नहीं है। पता नहीं है बारिश कब तक रुकेगी। माया इस वक्त थोड़ा चिड़ी हुई है। तभी जीरो भी उसके पास आकर बैठ गया। वो कहता है कि आज का खाना तुम गरीबों के लिए मेरी तरफ से समझो। माया ने कहा कि तुम जुआ खेलने के अलावा और कोई काम नहीं आता। उसी बीच वे लेडी भी उस होटल में चली आई, जिसे सब अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। कुमी के पूछने पर उसने अपना नाम रोमाना बताया। रोमाना एक हर्बलिस्ट है। माजीरो का इलाज करना उसका काम है। रोमाना जीरो के ओर बढ़ते उसके फेस उठा लेती है और वो जीरो से खेल की तकनीक सीखना चाहती थी, मगर जीरो ने उसे 1-on-1 कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दिया। उन दोनों का मैच देखने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। माया ने कहा कि ये महिला तुम्हारे रोड पर ले जाएगी, लेकिन जीरो से इग्नोर कर देता है। रोमाना ने सारी बाजी जीतने के बाद जीरो के 24,000 अपने नाम कर लिए और अब वो चाहती है कि जीरो कुमी के दांव पर लगाए, क्योंकि अब उसके पास पैसे तो बचे ही नहीं। जीरो ने कुमी की जगह अपना भाला दांव पर लगा दिया, जिससे बचकर रोमाना अच्छे पैसे छाप सकती है। असल में रोमाना ने यह सब कुमी को बचाने के लिए किया। वो देखना चाहती थी कि कहीं जीरो फ्यूचर में उसे दांव पर तो नहीं लगा देगा, मगर जीरो को भाला उसने अभी तक नहीं लौटाया है। उसने कहा कि जो लोग जुआ खेलते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। अगर जीरो एक हंटर ना होता तो बर्बाद हो जाता। इसी बीच गांव में बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और चीफ जीरो की टीम से मदद चाहता है। पहाड़ पर उन्हें हर एक इंसान को एवेक्यूएट करना होगा। मदद के लिए वो उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे, मगर इसके लिए अब एक ही दिन का टाइम है। जीरो ने कहा कि आप कुछ सैंडबैग्स का इंतजाम करवा दीजिए, पर चीफ को लगता है कि घर से ज्यादा इंसानों को बचाना जरूरी है। गांव वाले मुसीबत से पहले पहाड़ की ओर चल देते हैं और तभी लहर इतनी जोर से उठती है कि उनके सामने सैलाब का मंजर होता है। मुसीबत तो जब बढ़ती जब वाटर जायंट बीच में उन पर हमला करने की कोशिश करता है। टीगल इस हालत में उसका सामना नहीं कर सकता और घायल हो गया। मिलान इलाज के लिए उसे रोमाना के पास ले आता है और जीरो को बताता है कि वो बीस्ट बहुत बड़ा और भयंकर था, शायद ही कोई इतने बड़े मॉन्स्टर का सामना कर पाए। जीरो को जाते देख डीगल मौलान के भी साथ ले जाने को कहता है। रोमाना ये चाहते कि कुमी यहीं रुककर उसके इलाज में मदद करे। उसने कुमी को वही सारे काम बता देती है। जीरो ने देखा कि वहाँ एक वर्लपूल बना हुआ है, जिसके बीच भाला मारने पर जीरो को कुछ महसूस होता है। डीगल कुमी से उसका पेरेंट के बारे में पूछना चाहता है, पर जब उसे पता लगता है कि वो एक अनाथ है, तो वोला मिलान और तुम्हारी कहानी बिल्कुल मिलती है। बातों ही बातों में उसने कहा कि मिलान भोला है और जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है। जीरो और मिलान एक्वेस्टिक बीच से काफी परेशान है। अचानक से इस बीच की आंखें लाल हो जाती हैं और वो चेन को तोड़ डालता है। वहीं रोमाना कुमी को प्लादीन और क्लरिक के बारे में डीपली एक्सप्लेन करने में लगती है। उसने आज तक जितने भी प्लादीन देखे हैं वो अपनी क्लरिक को खुद सुनाते हैं और मरने तक टॉर्चर करते हैं।
उसी बीच कुमी के मुंह से निकल गया कि जीरो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोमाना उसे देखते ही जान गई थी कि वो एक पलादीन है। वो कहते कि मैंने तुमसे अजीब केमिकल की स्मेल महसूस की है। कुमी ने कहा कि ये तो सिर्फ मेरे कपड़ों की स्मेल होगी। उसी बीच डीगल को दौरा पड़ जाता है। लगता है कि बीस्ट के पॉइजन के असर अब होने लगा है। माया के पास इसका इलाज है, पर तब तक ना जाने वो कैसे खुद को रोक पाएगा। लेकिन ये तो उसकी एक्टिंग थी ताकि कुमी को कीरो के पास भेजा जा सके। जीरो को बीस्ट का सामना करने में काफी दिक्कत हो रही है। वो बीस्ट जैसे उसकी ओर पड़कर पत्थरों के बरसात करता है, कुमी दौड़ते उनके पास आ जाता है और वो डीगल की हालत के बारे में उन्हें बताता है। जीरो ने कुमी को अपने साथ मर्ज होने के लिए बुला लिया। हर बार की तरह एक अल्टीमेट रूप में आ जाता है और कहता है कि अब इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। एक ही अटैक में जीरो बीस्ट को गायब कर देता है। रोमाना भी वहाँ आ गई और जीरो से बोली कि तुमने कुमी का यूज करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। अब उनकी सच्चाई का जब सबको पता लग चुका है तो इस गांव से चला जाए। रोमाना बोले कि वो भी सफर को साथ में ज्वाइन करना चाहेगी। शायद उन्हें एक डॉक्टर की मदद फ्यूचर में जरूर पड़ेगी। मगर एक नया मेहमान उसके साथ आया जो कि मिलान। जीरो रोमाना से भला लेते हुए बोला कि तुम मुझे लालची तो नहीं समझती। और फिर हम देखते कि कुछ लोगों को कुमी के बारे में बात करते हुए फिर हमें मेजामी के कमांडर्स को दिखाया जाता है, जहाँ क्लैरिक्स के कैबिन से होते हुए उन्हें अलग एनर्जी महसूस होती है। उन्हें फिलहाल निगरानी के लिए रख गया है। वो भी सेम सैलरी देकर, मगर दूसरा वाला वो थक चुका था। वो चाहे तो लॉर्ड मेजामी की स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इसके बाद वो 6 महीने तक अपने परिवार की शक्ल नहीं देख पाएगा और एक रोबोट बनकर रह जाएगा। इससे अच्छा तो सुपरवाइजर का ही काम है। रास्ते में रोमाना कहते कि उसे क्लैरिक की पावर से डर लगता है। तभी उसने कुमी को गले लगाते हुए बताया कि तुम तो मुझे काफी प्यारी लगती हो। फिर वो उससे रिंग के बारे में पूछती है, कहीं इसका रेड आइज बीच से कुछ लेना देना तो नहीं। इसे देखकर लगता है कि इसे फॉरेन स्टोन ने बनाया है। अगर वो उनके गांव चले जाएं तो फॉरेन स्टोन्स के बारे में और जानकारी मिल सकती है। रोमाना ने सुना है कि वहाँ पर फेमस डॉक्टर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इस वैली के बाद उन्हें समुद्र भी पार करना पड़ेगा। फिर भी पहुंचने पर 1 महीना का टाइम लगेगा। अचानक जीरो देखता है कि शिप के आगे अचानक कोई आ खड़ा हुआ है। वो मिलान के ग्रांड पर जैन है। मिलान उसे सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। कुमी द 24 सुनकर उन्हें ये नाम थोड़ा अजीब लगता है। उन्होंने कहा कि वैसे तुम साउथ क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ से माउंटेनियर टेरिटरी शुरू होती है जिनके लिए जैन एक लेटर लिखकर उनकी मदद कर सकता है। मिलान ने बताया कि हमारे गांव के बाद से बचने वाले भी यही लोग थे। जैन जाने से पहले कहता है कि तुम्हें मास्टर जीरो की बात को फॉलो करना होगा। जीरो के साथ पास्ट में काफी अजीब चीजें हुई हैं। वो किसी अनजान की अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता। कुछ देर बाद उनके ठीक सामने एक गेट होता है। ये वही लोग हैं जिन्हें जीरो ने धूल चटाई थी। माया उन सबसे अपने साथियों को इंट्रोडक्शन करती है। वो उनका जैन का दिया हुआ लेटर भी देती है जिसमें जीरो का नाम लिखा हुआ था। ये सुनते ही वो लोग उस गुस्से में आ जाते हैं। आखिर जैन को जीरो का नाम लिखने की क्या जरूरत थी। बबान कहता है कि मैं वैसे जीरो की परमिशन नहीं देता, पर वो जैन के लेटर का कारण मजबूर है और उन सबका वेलकम करता है। फिर जनरल सुर्गी का लंच करके दिखाया जाता है। वो महाराज के फैसले पर अब तक नाराज है, इतना कि उसके गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा है। सुरुगी लॉर्ड बकाला से इस मामले में मदद चाहती है। बकाला कहता है कि उसने ऐसे जनरल के बारे में नहीं सुना जो महाराज के फैसले के खिलाफ गया हो और जिंदा हो। जाइंट बीस्ट हमेशा की तरह इस बार भी तबाही मचाएंगे। सुरुगी को लगता है कि इंपीरियल सोल्जर्स भी इस पेशिश के सामने एक नई चाल चलने वाली है। बाकला सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। सुरुगी को लगता है कि उसके पास पहले से कोई प्लान होगा, क्योंकि बिना तैयारी के वो इतने बात करने की हिम्मत नहीं करता। बबान के गांव में जीदो को मैदान के बीच खड़ा कर दिया जाता है। उसके और जीन के बीच एक बैटल होने जा रही है, जिससे उन दोनों में से बेहतर योद्धा को चुना जाएगा। जीन जीरो पर पहले वार करता है, पर उसके पास बचने का तरीका पहले से था। अगले मुकाबले के लिए जब जीरो लड़ रहा होता है तभी कुमी रोमाना से पूछती है कि जैन ने उसके नाम को अजीब क्यों कहा। उसने कहा कि कुछ लोग अपने बच्चों को फैंसी नाम रख देते हैं तभी बड़े होकर उसे सम्मान दे सके। मिलान को लगता है कि उसने भी अपने नाम को साबित करना होगा। इसी बीच जीरो की जीत हुई। वहाँ मौजूद हर कोई से धूल चटाने को तैयार हो जाता है। वो लोग उसे सांस लेने तक का टाइम नहीं दे रहे। इसी बीच बारबन उसका सामने का खड़ा होता है। वो जीरो को उठाकर धरती में दे मारता है और इसी के साथ उसकी जीत हुई। मगर उसने जीरो के लिए क्लैपिंग भी करवाई। आखिर वो उसका मेहमान जो है। डिनर के वक्त जीरो कहता है कि आजकल लोग मुझे थंडरबोल्ट के बदले ऑलरेडी का नाम से जानते हैं। बारबन ने कहा कि शायद वो तुम्हें अमर कहना चाहते हैं। उनके मन में जीरो के लिए कोई नफरत है। माउंटेनियर्स के लिए युद्ध में शहीद होना आम बात है। उसने कहा कि जीरो ने खुद को मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से साबित किया है। कुछ लड़कियां उस वक्त जीरो से आकर चिपक जाती हैं और कुमी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उसे मिस्टर पॉपुलर कहना गलत नहीं होगा। बबान ने कहा कि तुम्हारे दोस्त किसी भी जेंडर के हो, अगर वो तुमसे चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। तभी बबान की वाइफ भी वहाँ आ गई और उसने लड़कियों को बाहर निकाल दिया। अचानक जाइंट बीस्ट के गांव में घुसने की खबर मिलती है और हर कोई उसी का शोर मचाने लगता है।
पता नहीं वो लोग इस पार्टी की तरह क्यों एंजॉय करते हैं। इसी बीच मिलान बीच के आगे जा खड़ा हुआ। वो खुद को धुरंधर समझ रहा था, पर तभी उसकी तलवार के टुकड़े हो गए और वो तो सही टाइम पर जीन ने आकर उसको बचा लिया। मगर उसे हराने के लिए जीरो को कुमी ने अपना पलादीन रूप ले लिया। वो दोनों मिलकर उस बीच को डटकर सामना करके उसे ढेर कर डालते हैं। बबान की वाइफ ने कहा कि आज से जिन का नाम जिन बॉल्डर होगा। मिलान को भी एक नया नाम चाहिए था, पर उसके लिए उसे खुद को साबित करना होगा। उनकी इस उपलब्धि को लोग करीब से देख रहे थे। वहीं दो अनजान लोग फजाद और पैरी तबाहे हुए विलेज की बात कर रहे हैं। तब भाई अजैन पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है। पैरी उसे मार सकती थी, पर फजाद ने उसे पीछे करते हुए जैन पर धावा बोल दिया। वो दोनों काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन फजाद अपनी एबिलिटी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जैन ने जब उसे चट्टानों के तले दबा दे तो पैरी उसे बाहर निकालती है। मेजामी को बाकला के साथ दिखाया जाता है। उसने कुछ खतरनाक घोड़ों पर काबू किया हुआ है। मेजामी कहता है कि उसने उड़ती उड़ती खबर के बारे में सुना है। असल में सुरुगी और बाकला के बीच चल रही नोकझोंक की बात कर रहा है। बाकला ने कहा कि सुरुगी को दूसरे पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए था। शायद मेजामी सुरुगी की प्लानिंग के बारे में नहीं जानता। वो बाकला की स्कीम को बाहर लाना चाहती है। मेजामी के चमचों को जेम से बचने के रहने की जरूरत है, नहीं तो जल्दी सुरुगी का शक यकीन में बदल जाएगा। तभी बाकला ने आर्की गांव में चल रहे केस के बारे में पूछा। मेजामी कहता है कि उसे इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकला चाहता है कि जल्द से क्लेरिक के वापस पकड़ कर ले जाए, नहीं तो वो नाश का कारण बन सकती है। लगता है वो दोनों पोजीशन में आना चाहते हैं ताकि सब कुछ अपने कंट्रोल में कर सकें। रात के वक्त मिलान अचानक से आकर जीरो को ज्ञान देने लगता है, जो उसके ग्रैंडपा जैन ने सिखाया है। लेकिन असल में मिलान जीरो से ट्रेनिंग लेने आया था। जीरो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह उसे सिखाता है और इसी के साथ सुबह हो जाती है और बाकी के साथ सभी भी उठ चुके हैं। माया हमेशा मिलान की खिंचाई करती है। बबान की वाइफ ने सबको नाश्ते के लिए इनवाइट किया। एक ग्रेटिट्यूड मैसेज के साथ सब खाना खाना शुरू करते हैं। बबान को मेहमानों की सेवा करना अच्छा लगता है। उसने कहा कि मेरी वाइफ यहाँ सबसे अच्छी कुक है। पिछले कुछ दिनों में रेड आइज वाले बीस्ट काफी दिखने को मिल रहे हैं। असल में वो बीस्ट शापित होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने वाले नॉर्थ की दिशा में रहते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि बीस्ट थेरियन और माउंटेनियर्स के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। हालांकि माउंटेनियर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ऐसे चैलेंजेस की आदत है। बबान ने कहा कि रेड आइज के पीछे क्लैरिक की शाबियत भी होती है, इसलिए कुमी को लगा कि कहीं वो इन सब का पीछे तो नहीं है। जब भी कुमी अपनी पावर पर कंट्रोल खो देती है तो वो मिसामा रिलीज करती है और तभी बीस्ट रेड आइज में बदल जाता है। पर ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, इसलिए इत्तेफाक भी हो सकता है। जीरो ने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा। बबान और जीरो रेड आइज बीस्ट के बारे में ऊपर ही चर्चा करते नजर आते हैं। बबान का मानना है कि वो बीस्ट ज्यादातर नॉर्थन पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कुछ माउंटेनियर्स वहाँ अकेले रहते हैं। बबान ने जीरो को नया इंजन ऑयल दिया। वो लोग अपना शिप लेकर पहाड़ियों की ओर निकल पड़ते हैं। तभी मौसम का हाल भी बिगड़ जाता है। लगता है कि मिलान को कुछ दिखता है। माउंटेनियर्स के पास एक जाइंट बीस्ट है। मिलान को माया ने एक तलवार दी और आगे बढ़ने को कहा। मिलान इस बार तैयार और पूरी फुर्ती के साथ हमला करके बीस्ट को हरा देता है। लेकिन वो बीस्ट एक रेड आइज मॉस बीस्ट में बदल गया। वो तो अच्छा हुआ कि माउंटेनियर्स ने उसे पनाह दे दी। बबान भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच चुका है। इसी बीच जीरो की नजर फजाद पर पड़ती है। उसका चेहरा देखते ही जीरो को याद आया कि वो तो उसके पुराना साथी है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फजाद को रोकना होगा, क्योंकि रेड आइड बीस्ट को पीछा उसके हाथ बटाया जा रहा है। जीरो कुमी की मदद से फिर से एंथरोना बन जाता है और इस बार फजाद को कड़ी टक्कर देता है। बबान ने मिलान से कहा कि तुम काफी स्ट्रांग हो, अगर चाहो तो हमारे गांव में रुक सकते हो। लेकिन मिलान तो जीरो को राइट हैंड बनकर रहना चाहता है। बबान जीरो और फसाद को लड़ते देख उनकी ओर छलांग लगा देता है। जीरो ने नहीं सोचा था कि उसे फसाद इतने छक्का सकता है। इसी बीच पैरी अपना काला जादू शुरू कर देती है, जो कि एक क्लैरिक है। इस अटैक से जीरो ने अपनी स्ट्रेंथ खो दी। कुमी डर के मारे बाहर आ जाता है और पैरी के सामने खड़ी हो जाती है। उन दोनों की शक्लें काफी मिलती जुलती हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट का अलग अलग नतीजे हैं। पैरी कुमी को एक फील्ड प्रोडक्ट बताकर अपना गुस्सा उस पर बरसाने लगती है, लेकिन सही टाइम पर उसके साथियों ने आकर उसे बचा लिया। बबान अपनी सेना को साथ वहीं खड़ा रहता है। वो कहता है कि तुम्हें हराने के लिए प्लादिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अकेला ही काफी हूँ। पर अकेले फैजाद ने बबान और उसकी सेना को चित कर डाला। जीरो और कुमी इस हादसे में अभी भी उनसे उलझे हुए हैं। मिलान रोमाना से पूछता कि क्या वो लड़की सही में कुमी जैसी थी। जीरो भी फजाद से मिलने के बाद कुछ नहीं बता रहा है। तभी शिप पर एक हमला होता है और माया को उसे मजबूरन जंगल में उतारना पड़ता है। सुरुगी को एक लेटर मिलता है जिसमें कुमी के अलावा एक और प्रोटोटाइप का जिक्र है। उसका शक सीधे बाकला पर गया। सुरुगी ने अपनी असिस्टेंट चार्ला से कहा कि जल्दी जाकर महाराज से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो और सेक्यूरियन गांव जाने का बंदोबस्त भी करो। जीरो ने बताया कि शिप को ठीक करने में तो सुबह हो जाएगा, पर इतनी तेज हवा में पूरी रात गुजारना लगभग नामुमकिन है। जीरो के हाथ एक फूल की पंखुड़ी आती है। किसी तरह वो सब शिप को ठीक करते करते सुबह कर देते हैं। लगता है उन्हें रोमाना की मदद की जरूरत है, पर उसका ठाट बाट ही अलग है। कुछ देर बाद वो सब होरेनियन गांव आ पहुंचते हैं। होरेनियन गांव का नाम सुनते जीरो के मुंह बन जाता है।
शायद उसने यहाँ भी दंगा किया है। मलान को लगा कि कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसी गांव की तो नहीं है, जिस पर जीरो गुस्सा हो जाता है और होरेन में पहुंचते ही वहाँ का राजा उनका स्वागत करता है। तभी पता लगा कि वो तो जीरो का फादर है और इसलिए वो भेड़िया उसे इतना घुल मिल गया था। और रिचुअल के हिसाब से सबको एक कटोरे में हर्बल पानी पीना होता है। जीरो के पिता का नाम गौजा है। वो चाहता है कि सब कुछ देर आराम कर लें और वो कहता है कि अगर कुमी क्लैरिक है तो जरूर उसकी शादी थंडरबोल्ट यानी जीरो से होगी। कुमी ने कहा कि उसने तो सिर्फ मेरी जान बचाई है। मिलान के पूछने पर वो गौजा कहता है कि जीरो मेरा बेटा नहीं बल्कि दामाद है और उसकी शादी गौजा की बेटी तोका से हुई थी, पर एक क्रूज ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। और एक प्लादिन जब क्लैरिक को ढूंढ लेता है तो अपने मरे हुए पार्टनर के बारे में हमेशा के लिए भूल जाता है। इसी बीच हम 8 साल पुराना सीन देखते हैं जहाँ जीरो एक बीस्ट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब एक तलवार आकर बीस्ट पर लगती है जिसकी मदद से जीरो से मार गिराता है। उस लड़की के साथ एक भेड़िया भी था और उस होरियन लड़की का नाम टोका होता है और उसका पेट सकुया। टोका छिपकर जीरो की पिक्चर्स बना रही थी। जीरो ने कहा कि इसे तो मुझे नेक्स्ट फाइट के लिए मदद मिलेगी। टोका तस्वीर की मदद से जीरो को सही पोस्चर बताती है। जीरो ने कहा क्यों ना हम कुछ दिन तक साथ में हंटिंग करें, पर टोका की एक शर्त थी कि जीरो को हर बैटल में खुद को इम्प्रूव करना होगा। कुमी जीरो को टोका के कब्र के पास ले जाकर वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ शुरुगी ने महाराज को बता दिया कि वाकला मजम के साथ मिलकर माउंटेनियर्स को मारने का प्लान कर रहा है। इससे उनके साम्राज्य पर खतरा आ सकता है। महाराज ने पहला सभा को खाली किया और कहा बाकला जो करता है उसमें करने दो, क्योंकि राजा को भी वो रिंग चाहिए जो माया ने कुमी को दी थी। इस वक्त शुरुगी खुद को हिला तक नहीं पा रहा है। शायद ये महाराज का इशारा था कि उसे इस मामले से दूर रहना चाहिए। जीरो कहता है कि टोका एक क्लेरिक थी। वो चाहती है कि होरेरियन राजकुमार से शादी करके इस गांव की रक्षा कर सकती थी, मगर एक दिन वो दोनों बीस्ट को मारने निकल पड़े। टोका इस दुनिया को अलग नजरिए से देखती है। एक प्लादिन बनने के बाद जीरो ने टोका से अपन वादा निभाया। उसे होरेरियन कल्चर के बारे में नहीं पता था। टोका ने एक दिन जीरो की शादी के लिए प्रपोज करके उसे अपने पिता से बात करने के लिए मना लिया, लेकिन एक सच्चाई से वो दोनों अनजान थे। अंपायर से कब वो प्लादिन की जिंदगी जीने लगा उन्हें कभी पता नहीं चला। उसी दौरान उन दोनों को एक और प्लादिन और क्लेरिक कपल मिले। ये दोनों सुरुगी और फजाद थे। सुरुगी हमेशा से मिशंस कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन फजाद थोड़ा आलसी था। सुरुगी का मानना था कि वो जल्द वार खत्म करके दुनिया से बीस्ट को नामो निशान मिटा देगी। सुरुगी को उसका एक सैनिक बताते कि कैप्टन बाकला ने तुम्हारे लिए इनविटेशन भेजा है। उसे लगा था कि ये उसका प्रमोशन का टाइम है। उस दिन जीरो की मुलाकात कई सारे जाइंट बीस्ट से हुई जिसके ताकत के सामने आम गॉड्स को कुछ नहीं थे। टोका ने अपनी जान दांव पर लगाते हुए बीस्ट की छुट्टी कर दिया और आखिर में उसने खुद को खो दिया। जीरो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करने देना चाहता। फजाद ने उसे टोका तो वहीं छोड़ने को कहा क्योंकि अब वो एक डेड बॉडी थी। अगर कुमी ना होती तो जीरो आज तक शाप से मुक्ति नहीं हो पाता। जीरो लेबोरेटरी से कई सारे राज जानता है। कुमी पैरी को बचाना चाहती है। अब जीरो भी और क्लैरिक्स को मारने नहीं देगा। उसी दौरान गौजर बाकी सब उन्हें देख रहे होते हैं। मिलान ने रोमाना से पूछा कि कहीं तुम्हारा भी कोई सीक्रेट हस्बैंड तो नहीं। रोमाना कहती कि वो एक से ज्यादा शादियों के खिलाफ है। तभी सबको जाइंट बीस्ट के आने की भनक लग जाती है। मैजामी कहता है कि अपने पुरानी यार से मिलने के बाद अब आजाद के बदले की आग और जाग उतनी ही है। नंबर 28 स्पेसिमेन पैरी की टेस्टिंग जैसी खत्म होती है वो ऐसे 7 और सैंपल्स को पास कर देंगे। दुश्मन को आते देख गौजा बच्चों के औरतों को सेफ जगह भेज दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुमी पैरी से कहते कि वो उसे बचाने आई है। पैरी ने कहा कि अब एक फेल्ड प्रोडक्ट में मेरी मदद करेगा और वो तो उसे जल्द मार डालना चाहती है। इसी बीच हम 7 साल पहले चलते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट एक नई क्लरिक तैयार करते हैं जो कि 11th प्रोटोटाइप है। सारे टेस्ट करने के बाद मैजामी कह रहा होता है कि इंसानों ने हमारे आर्क को हमेशा से तोड़ने की कोशिश करी है। हर बार जाइंट बीस्ट और नई स्पीशीज आकर हमें मिटाने की कोशिश करती हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए उसने कुछ प्लान किया है जो एक अच्छा रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। तो उसे क्लैरिक को कुछ टैबलेट्स खिलाते हैं और 19th नंबर क्लैरिक को फीलिंग सिखाने के लिए उसे एक नए चैम्बर में कैद कर देते हैं, पर इससे उसके शरीर में से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है जो उस क्लैरिक की बुरी हालत कर देती है। मैजामी को उसका जिंदा स्पीशीज के साथ ऐसा करना पसंद नहीं आया। मैजामी उसे एक दूसरी जगह ले आता है जहाँ पर फजाद की बॉडी पड़ी होती है। इसकी जल्द तैयार होने की रिपोर्ट मैजामी ने बाकला को भिजवा दी। उसने अपने दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स चालू रखे। क्लैरिक 22 भी अब रेडी होने की वाली थी और ये थी कुमी। उसके साथ भी बकरियों जैसा बिहेव किया जाता है और फीलिंग्स देने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब कुमी का अगला प्रोटोटाइप बनाया गया तो कुमी उसे मारने को कहा है। वो क्लैरिक एक आतंकवादी की तरह सिर्फ सबको मार डालने की बात करती थी, मगर किसे पता था कि कुमी के टच करते ही उसे अजीब पेन महसूस हुआ। मैजामी ने उस दिन कुमी की आंखों में मौत का दर्द देखा। जैसे ही नंबर 23 को कुमी को मारने की कोशिश करती वैसे ही कुमी के मैजामी औरा से वो जलकर राख हो जाती है।
एक दिन जैक ने उसकी मदद के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करी। उसी ने कुमी को सिखाया था कि हमेशा तुम्हें लाइट की तरफ भागना चाहिए, मगर मिजामी ने उन दोनों को पकड़ लिया और कुमी से कहा कि यही तुम्हारी रहने की जगह है। जिस तरह तुम इंसानियत के लिए एक वरदान साबित होगी। कुमी के सामने ही जैक को मार दिया गया। जेल में कुमी के मन में ये सब चल रहा था, लेकिन उस लाइट की तरफ भागने का मैसेज समझ आ गया था। कुमी पेरी से कहते कि मुझे भी आतंक के लिए बनाया गया था, पर उन्हें समझाना चाहिए कि ये गलत है। जीरो कुमी को बचाते हुए कहता है कि पहले हमें फजाद से निपटना होगा, इसलिए वो दोनों एक हो जाते हैं। फजाद की बॉडी से उन्हें जाइंट बीस्ट स्मेल आ रही है। उन्हें इसी तरह लड़ते देख पेरी काफी एक्साइटेड है। दूसरी ओर महाराज भी बाकला के लालच में भरे इरादे जान चुका है। बाकला ने कहा कि वो तो बस सभी बारबेरियंस को मिटा देना चाहता था। उसने फजाद प्लाडियन की भी मदद ली, जो बिना क्लेरिक के फाइट करता है, और इस वक्त सुनने में आया कि उसने थेरॉन माउंटेनियर्स पर हमला कर दिया है। बाकला ने राजा को मखान लगाते हुए कहा कि इसे महाराज के नाम ऊंचा होगा और उसकी धाक जमेगी। राजा को डर है कि वो कहीं वो सैनिक प्लादेन हम पर ही हमला ना कर दे। युद्ध के बीच में गौजा के पास जैन जांच पहुंचा और क्लेरिक के बारे में पूछने लगा, जो प्लाडेन एम्पायर्स की लड़ाई में उनका साथ दे रही है। पेरी जब सामने आई तो कुमी ने बताया कि वो अपनी पावर से पूरे गांव को तबाह कर सकती है और हो सके तो हमें उसे प्लाडेन की ओर ले जाना होगा। तब तक जीरो को अकेले ही फजाद का सामना करना पड़ेगा। जीरो अपने दोस्त के साथ कुमी को पहाड़ी पर भेज देता है। फजाद को लगा था कि अब बिना क्लेरिक के जीरो का क्या ही कर लेगा। जीरो ने दूर से ही जीरो को कुमी से अलग देख लिया। कुमी तो सकुया के साथ दूर पहाड़ी पर जाता है। कुमी कहती कि हम दोनों इस दुनिया में सिर्फ मरने नहीं आए। पेरी के हमलों डिफेंड करते हुए कुमी प्यार का संदेशा देते हुए आगे बढ़ती है। वो उससे गले मिलने लगती है और सारे मेमोरीज याद दिलाती है। जीरो और फजाद भी अभी लड़ने लगते हैं, लेकिन एक अनजाना मेहमान उनकी इस लड़ाई में दखल देता है, जो कि जैन था। लगता है कि कुमी ने पेरी को दिल को पिघला दिया। इसी बीच उसके दोस्त भी वहाँ आ जाता है। पेरी का माइंडसेट बदलने लगा है और अचानक से उसे इमोशंस महसूस करती है, जिससे उसने आज तक नहीं देखा। मिजामी ने तो हमेशा उससे नफरत की संदेशा दिया करता था। पेरी के इमोशंस उस पर इतने हावी हो जाते कि वो उन्हें संभाल नहीं पाती। कुमी ने समझाने की कोशिश करी, पर उसकी बातें इस वक्त ट्रिगर का काम कर रही थी। तभी उसकी एनर्जी से एक बड़ा एनर्जी बॉल एनर्जी बन जाता है, जिसे देखकर फजाद लड़ाई छोड़कर भाग गया। हर किसी की नजर सिर्फ उसी पर होती है। पेरी कहते कि वो ना तो कुमी जैसी है, ना ही कभी बन पाएगी। इतना कहती पेरी वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। जब कुमी को अगली सुबह बुरा सपना आ रहा होता है, तब जीरो से संभालता है। रोमाना के इलाज के बाद अब कुमी को होश आता है और उसके पीने के लिए काढ़ा भी बनाती है। जीरो पूरी रात उसके ध्यान रख रहा था, इसलिए वो थक चुका है और माया को रोमाना ने मेडिसिन लेने दूसरे गांव भेजा है। अब कुमी को कुछ देर और आराम कर लेना चाहिए। तभी बाहर एक तेज आंधी आती है और रोमाना सारे सैनिकों को इलाज करके उन्हें दवा देने लगती है। एक सैनिक तो घर जाना चाहता था, पर उसे पल रोमाना के सामने उसकी मौत हो जाती है। एक गार्ड जब एक घायल लड़की को अंदर लेकर आता है, लेकिन वो उसकी जगह अपना इलाज पहले करवाने को बोलता है, जिसके लिए उसे रोमाना को चाकू तक दिखाया। जब उस लड़की को बिना इलाज कराए ले जाने लगता है तो रोमाना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच रोमाना बाहर पड़े हुए सैनिकों को बीच उस लड़की को बेहोश पड़ा देखती है और इलाज के लिए जैसे उसके पास आती है, लड़की तब तक मर चुकी होती है। कुछ देर बाद मिलान भी लॉर्ड सकुया के साथ लौट आया और जीरो भी उठ जाता है, मगर उसे जोरों की भूख लगी है। कुमी खिचड़ी की जगह लड़की पकवान खाना चाहती थी, पर रोमाना ने उसे हैवी खाने के लिए मना किया है। मिलान कुमी से उस लेबोरेटरी के बारे में जानना चाहता है जहाँ से वो भाग कर आई है। जब जीरो ने भी इंटरेस्ट दिखाया तो कुमी बताना शुरू करती है। वहाँ उसकी दिखाने वाली सारी क्लर्क्स थी। उसे सबसे पहले होश वाटर टैंक में आया था और जैसे वो जागे कुछ लोग उसे जाने के लिए मजबूर करने लगे। कुमी के हर रोज ढेरों ड्रग्स दिए जाते थे। ऐसा वो इसलिए करते ताकि क्लरिक्स को ऐसा हथियार बनाया जा सके जिन्हें ना तो सैनिकों की और ना ही पलाडियंस की जरूरत हो। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट शहर भर को तबाह कर सकता था, जिसका एक नमूना सबने कल ही देखा। जैसे ही कुमी को आइसलैंड के पास लाया गया तो भाग निकलने में कामयाब हुई और तब उसने बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये पहली बार था कि उसने इतने लोग और टेस्टी खाना पहली बार देखा। कुमी तो बाकी क्लेरिक को भी बचाना चाहती थी ताकि वो भी बाहर की दुनिया का मजा ले सके। जीरो कहता है कि शायद कुमी उन सबसे बहादुर और समझदार थी जो भाग निकलने में कामयाब हुई। मिलान ने कहा कि जो लोग लड़कियों को वेपन्स में बदलते हैं वो इंसान के नाम पर दब्बा है, पर अब और इंतजार नहीं, जीरो ही जल्दी कुमी के साथ की साथियों को भी बाहर निकाल लेगा। तभी कौजा आता कहता कि हम इस लड़की को गांव के अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद माया के सारे दोस्तों को एक साथ दिखाया गया। उसने कुमी की मेडिसिन लाने के लिए खुद को गॉड छुपाव से बदला। कौजा ने उन सभी को एक साथ कैद कर दिया ताकि कुमी भी अंदर रहे और उनका शहर सेफ रहे। फिर मिजामी को एक चिट्ठी पढ़ते दिखाया जाता है और उसे कल रात एक खबर मिल चुकी है। रोमाना ने किसी तरह कैद खाने को तोड़ डाला, पर गाहुआ उन्हें पकड़ लेता है। जीरो ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि कुमी को लड़ाई नहीं चाहती और उसके कारण किसी को नुकसान भी नहीं होगा।
गाउजो को लगता है कि लड़की ना सिर्फ एरियंस के लिए बल्कि माउंटेनियर्स, थायरेंस और एवेरियंस के लिए भी खतरा है। उसने उन्हें भी उसी वक्त वापस लौटने को कहा, पर तभी वहाँ जैन आ जाता है और वो कुमी से उसकी शक्ति के बारे में पूछता है। कुमी भी नहीं चाहती कि आगे से कोई क्लेरिक्स ऐसी तबाही मचाए, इससे उसने पेरी को समझाने की पूरी कोशिश करी, पर अगर एसर राज्य ने उसके जैसे और बॉट्स बनाए तो वॉर तो होनी ही है। जैन कहता है कि वो यहाँ मौजूद हर एक इंसान को खत्म कर डालेगा, जिसके बाद वो मिजामी और उसके सारे प्रोटोटाइप्स को भी तबाह कर देगा। मिजामी को नाम सुनते जीरो को कुछ याद आता है, पर कुमी के शरीर से अचानक एक ब्लैक पावर निकलने लगी। उसी बीच जैन अपनी तलवार उसके ओर बढ़ाता है, लेकिन रोमाना ने बीच में आकर उसे रोक लिया और कहा कि वो कुमी तक जाने से पहले जैन को उसे मारना होगा। जैन कहा कि इस वक्त माया गांव के बाहर है और अगर उसे पता लगा तो हर जगह हल्ला मचाकर सबको बता देगी। जैन अपनी तलवार वापस रखते हुए कहता है कि उसका मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये सुनकर कुमी भी ठीक हो गई और सब अपने प्लान बनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। सबसे पहला काम तो गांव वालों की सुरक्षा होनी चाहिए। जब से कल वाला धमाके हुए हैं, हॉरियंस राजा तक की बात सुनने को रेडी नहीं है, पर हो सकता है कि वो जीरो पर भरोसा कर लें, इसलिए जीरो को यही रहना होगा। तब तक बाकी सब आगे बढ़ के मिजामिर उसकी लैब को उड़ा देंगे। उन्होंने माउंटेनियर्स तक को मैसेज भेजने के लिए सुकासन का भेजा है, क्योंकि वो उड़ और कूद सकता है। कल सुबह निकलने के लिए अब तैयारी करनी होगी। रोमानो को देखकर जैन बोला कि औरत जो दिखती है वो है नहीं, लगता है लेटर माउंटेनियर्स तक पहुंच चुका है। उम्मीद तो उन्हें यही है कि जल्द उनका रिप्लाई भी हॉरियंस तक पहुंच जाए। माया भी मेडिसिन लेकर लौट आई। अगर वो वेस्ट की ओर निकलने की जल्दी एम्पायर की टेरिटरी में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी ओर सुर्गी भी सुक्रेरेंस के साथ मिलकर अब लैब की तरफ जाने की तैयारी में है। कुमी वापस जाते वक्त काफी डरी हुई थी। उसके दोस्त आकर कहते कि तुम्हारे लिए हमारे पास एक तोहफा है। वो जीरो को आगे कर देते हैं। जीरो कहता कि तुम्हारा सोचने का तरीका और सबके बारे में सोचना बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें तुम एक मैच्योर लड़की दिखती हो। उन सबको उम्मीद है कि कुमी अपने बाकी प्रोटोटाइप साथियों को भी उम्मीद की किरण में कामयाब होगी जो लैब में फंसे हैं। इसलिए जीरो ने फैसला किया कि वो कुमी को ब्लूमिंग फ्लावर का नाम देते हैं। मिलान ने कहा कि कुमी के लिए भूखी क्लैरिक नाम ज्यादा सही रहेगा, पर हाँ, ये उसका फालतू आइडिया था। लगता है कुमी को अपना नया काम काफी पसंद है और उसके दिल को छू गया। वो खिलखिलाते हुए जीरो को और कूद पड़ती है। वहीं बाकला को पता लग चुका है कि एक प्रोटोटाइप को फटने से पहाड़ी पर तबाही मच गई थी। बाकला को मेजामी पर तब तक भरोसा है जब तक वो काम का आदमी है। रिसर्च के बाद बाकला किसी अच्छे साइंटिस्ट को हायर कर लेगा। इसी बीच लैब से एक डिलीवरी का मैसेज आता है। वो उठकर जैसे जाने लगा उसे कुछ शक हुआ। जीरो अपने साथियों के साथ लैब पहुंच चुका है, जो कि पूरी अंडरग्राउंड है, तो पहले किसी तरह सारे प्रोटोटाइप बाहर लाने के बाद उन्हें सब समझाना होगा। रोमाना उन्हें अपनी मेडिसिन से बेहोश कर देगी। जीरो के गार्ड्स को ज्यादा खतरा नहीं है, पर उनके पास सबको बाहर लाने के लिए कम टाइम होगा। कुमी जानती है कि सभी प्रोटोटाइप्स को कहाँ रखा जाता है। कमांडर हर तरफ पूरी नजर रखे हुए है। इसी बीच एक प्लाटून उन्हें पास आता दिखता है, जिसके हाथ में भाला था। हर तरफ इमरजेंसी अलार्म की आवाज सुनकर मेजामी समझ गया कि कुमी वापस लौट आई है। उसने बाकी सारी क्लरिक्स को कहा कि तुम्हें बाहर जाकर दुश्मनों को खत्म करना है, जिसके लिए उसने वे एंगर का अलग से डोज भी दिया, जो उन्हें और भी खतरनाक वेपन बना देता। मगर फजाद उसे रोकने की कोशिश करता है। वो खुद जाकर जीरो का मुकाबला करना चाहता था, जिसकी परमिशन मेजामी ने उसे दे दी। जीरो सबसे कहता है कि तुम जानते ही हो कि प्लाडिंग के खिलाफ जाने से तुम सबको मौत के अलावा कुछ नहीं नसीब नहीं होगा। गार्ड्स की ये हालत देखकर कमांडर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए और वो वहाँ से भाग निकले। फजाद उसका अंदर ही इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पहले फजाद का मानना था कि प्लाडियन बनना बड़ी बेवकूफी होती है। उसी ने खुद को इस तरह बदल लिया कि बिना क्लरिक के लड़ पाए। जीरो उसे पास याद कराने की कोशिश करता है। ये सच है कि फजाद को किसी क्लरिक की जरूरत नहीं। वो चालाकी से जीरो पर वार करना चाहता था, मगर कुमी की मदद से जीरो ने उसे रोक लिया। इसी बीच एक लड़की का चेहरा फजाद को याद आ जाता है और वो वापस मुड़कर जाने लगता है। मेजामी ने कहा कि वो तो पहले से जानता था फजाद की बस की एक प्लादिन को हराना भी नहीं है। फजाद मेजामी से पूछता है कि वो लड़की कौन है जिसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में अभी भी हैं। वो अपनी यादों को वापस पाना चाहता है, पर मेजामी के लिए फसाद सिर्फ एक हथियार है। वो उसको गला पकड़कर उसे भी बेहोश कर देता है। जीरो कुमी के साथ जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक क्लरिक होती है, जिसे जीरो बेहोश कर देता है। अब रोमाना ने उसे लंबे टाइम के लिए सुला दिया। कुमी आज तक इतना अंदर तो नहीं आई। कुछ देर बाद उनके सामने दर्जनों क्लरिक्स होती हैं, जो खुद एक्टिवेट नजर आती हैं। उनका शरीर अचानक से ठंडा पड़ गया और वो सब बेहोश हो गई। किसी ने उन्हें बेहोश कर दिया था। अब उन्हें मेजामी को पता लगाना होगा, इसलिए रोमाना को वहीं छोड़कर वो सब आगे बढ़कर और भी एक डेड एंड पर आ पहुंचते हैं। असल में उसके पीछे एक जाइंट बीस्ट होता है। मेजामी की रेड आई देखकर वो समझ जाते हैं कि जाइंट बीस्ट को टेम करने का काम उसी का था। मेजामी को नहीं मालूम था कि वो दोनों यहाँ तक आ पहुंचेंगे। उसने सामने अब सबसे खतरनाक वेपन है, जिसकी आत्मा इंसानों की तरह समझदार और बॉडी क्लेरिक्स की तरह स्ट्रांग है।
वो कुमी को अपने साथ मिलाना चाहते थे। अब अगर वो यहाँ तक आ पहुंचे तो मजामी अपनी डिस्कवरी और जरूर दिखाएगा। सबसे पहले तो वो खुद है जो हर बीस्ट की शक्ति को कंट्रोल करके अपने अंदर समा सकता है। उसी बीच फसाद को भी होश आता है, लेकिन अब वो लैब टूटने लगी है। मैजामी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके खुद गॉड समझने लगा है। उसके हिसाब से उसने हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैजामी की आंखें बढ़ती चली गई हैं। वो खुद भी एक जाइंट बीस्ट में बदल जाते हैं। जीरो और कुमी ने एक बार फिर से होकर उसका सामना किया। माया को लगता है कि उन्हें निकालने चाहिए। उन मैजामी ने जीरो को बुरी तरह दबोच लिया। इसी बीच वो अपने हाथों से कुमी को बाहर खींचकर अलग फेंक देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। पर कुमी जितनी जल्दी कहाँ जाने वाली थी। जैसे ही मैजामी ने कुमी का मजाक उड़ाया, कुमी का गुस्सा एक और बीस्ट को पैदा कर देता है, जो मैजामी को उठकर निगल लेता है। उसके दोस्त अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे। जीरो और कुमी जब बाहर आए तो सुरुगी अपने शिप्स को लेकर वहां आ जाता है और जीरो उसे जनरल की ड्रेस में देखकर चौंक गया। उसके साथ सिक्योरेंस का चीफ क्लारेंस भी होता है। सुरुगी जब कुमी के पास आते तो वो उसके हाथ में रिंग देखती है। उसने कहा कि क्लैरिक्स को लगातार पनपनाना इंसानियत को मिटा सकता है। हालांकि जीरो ने हर कम्युनिटी को मैसेज भिजवा दिया है। सुरुगी के पास इससे अलग एक प्लान है। सिक्योरेंस के पास एक ऐसी शक्ति जिससे क्लैरिक्स को रोका जा सकता है। वो अपने गांव में इस रिचुअल को किया करते हैं। सुरुगी चाहते कि जीरो अपनी पहचान छुपाकर आगे का सफर करे। क्यूरियस ने कहा कि मान्यता के अनुसार जब भी आर्क अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच जाएगा, जब गॉड आकर उसे लूट लेंगे। लाल आंखों वाला मॉन्स्टर इसका एक एग्जाम्पल है। उनका पर्पस गॉड्स के आने की तैयारी करना होता है। सिक्योरेंस इसे रोकने के लिए प्राचीन समय से विधि करते आ रहे हैं। अचानक सबने देखा कि कुमी के मुंह से खून आने लगा और वो बेहोश हो गई। सिक्योरेंस ने उसका इलाज किया तो रोमाना नहीं कर सकती थी। सीरो ने बात करते वक्त सुरुगी बताती है कि कुमी की उम्र अब एक पूरी हो चुकी है। वो एक ऑर्डिनरी क्लरिक नहीं है। कुमी की शक्ति इंसानों की सोच के ऊपर है, जो उसकी लाइफ को कम करती है। मैजामी ने उसे सिर्फ एक वेपन समझकर बनाया था। ये जो सुनकर जीरो को यकीन नहीं हुआ। शायद सिक्योरेंस के इलाज के बाद थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन कुमी की एज को नहीं बढ़ाया जा सकता। कुछ ही महीनों में कुमी उन सबको छोड़कर चली जाएगी। सुरुगी ने आज पहले से जीरो को इतना परेशान किसी के लिए नहीं देखा। फिर जीरो को जंगल में कुछ पेड़ काटते दिखाया जाता है। कुमी तभी उसका शुक्रिया करने लगी। वैसे तो कुमी ने भी जीरो को शाप मुक्त किया है, तो शुक्रिया तो जीरो को करना चाहिए। कुमी ने कहा कि लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कुमी अभी बीमार है, तो जीरो ने उसे वापस जाकर आराम करने को कहा, पर वो जान चुकी है कि अब उसकी जिंदगी में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आखिरकार जीरो को उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा। फिर भी कुमी ने खुद को एक किस्मत वाला समझा, क्योंकि उसने तो वो सब देखा और एंजॉय किया जो क्लैरिक कभी नहीं कर पाती। वो हर चीज के लिए अपने दोस्तों को शुक्रगुजार है। जीरो को लगता है कि कुमी को अपनी बची हुई लाइफ में मजे करके बितानी चाहिए। अगले दिन वो सब सिक्योरिन विलेज पहुंच जाते हैं, जहाँ की सिक्योरिटी में कोई जाइंट बीस्ट घुस तक नहीं सकता। एक और माया की दोस्त को देखकर जीरो बोला कि उसके जैसे और कितने नमूने हैं। उसी दौरान क्यूरियस भी आ जाता है। वो उन्हें गांव की ओर ले चलता है। सिक्योरिन की टेक्नोलॉजी कमाल की है, जिसके कारण वहाँ की शांति बरकरार है। क्यूरियस उन्हें रूम की चाबी दे देता है और चला जाता है। काफी दिनों बाद उन्हें आराम करने का मौका मिला। इसी बीच रोमाना ने देखा कि कुमी की रिंग तो उसके पास ही नहीं है। असल में वो रिंग रुकोरियस और सुरुगी के पास है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कुमी को रिंग ऑफ प्रॉमिस कहाँ से मिली। अब तक उसकी जान इसी रिंग से बची हुई थी। शायद मैजामी की नजर अभी इस पर पड़ी है। मिलान ने देखा कि बाहर एक रियली निकल रही है। कुमी को जीरो ने बाहर जाने से रोका और कहा कि तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर उसे जाना है तो जीरो के साथ जाना होगा। सिक्योरिन में हर तरफ मेले का माहौल होता है। रोमाना से बात करते वक्त जीरो ने कहा कि कुमी मरने से बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन एक अडल्ट को जितनी जीने की इच्छा होती है उतना एक छोटे बच्चे को नहीं होती। उसके लिए एक महीना भी एक साल जितना है। उन्हें ध्यान रखना होगा कि सप्रेसिंग रिचुअल अच्छे से निपट जाए। जीरो कुमी को अपने पास बुलाता है और देखता है कि उसकी तबीयत खराब होने लगी है। रिचुअल तक उसे खुद का ध्यान रखना होगा। अगली सुबह कुमी को पता लगा कि कोरियस उसे कुछ बात करना चाहता है। कोरियस कुमी से उसकी हालात और नींद के बारे में पूछता है। फिर वो देखता है कि इस एरिया में कितने सारे रेड आइड बीस्ट हैं। वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। रिचुअल से पहले तो वो जानकारी कुमी को देना चाहता था। फिर उसी बेसमेंट के लिए जाया जाता है, जहाँ पर एक रूम होता है। वहाँ पर कई सारे चैम्बर्स बने हुए होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैजामी ने बनाए हुए थे। उसने कहा कि हम इनकी मदद से अपनी आबादी बढ़ाते हैं, और क्यूरियस भी इसी में अब पैदा हुआ था। सुरुगी जीरो को एक मशीन दिखाती जिसके इस्तेमाल से वो आपस में बातें करते हैं। कुछ देर बाद सभी सभा में इकट्ठे होते हैं, जहाँ कुमी को किसी दुल्हन की तरह लाया जाता है। वो बताता है कि ये लड़की अभी हमारी टेक्नोलॉजी से बनी है, पर अब उसे इस शाप से मुक्त करने के लिए टाइम आ गया है। जिसके बाद वो कहता है कि आज से कुमी सिक्योरेंस का एक हिस्सा है, जिसके साथ ही रिचुअल की शुरुआत होती है।
कुमी को अपने हाथों को एक बॉल पर रखना होगा, पर उससे हाथ हटाने नहीं है, नहीं तो प्रोसेस दोबारा शुरू करना होगा। कुमी जैसे ही उस बॉल को टच करती है, उसके हाथ उस एनर्जी को सोख नहीं पाते। इसी बीच सेक्यूरेंट आर्मी ने एक जाइंट बीस्ट को अपनी ओर आते देखा, जो सीधे अंदर आकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। सुरुगी ने अपनी सेना को टुकड़ी को लड़ने के लिए भेज दिया। कुमी को भी इस सब को पता लगा, मगर वो जीरो की मदद नहीं कर सकती। रोमाना उसके हाथ पकड़कर रिचुअल पूरा करने में मदद करती है, लेकिन कुमी जिद करती है और कहती है कि मुझे अपने दोस्त ज्यादा प्यारे हैं। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। केन भी बाहर आकर चुका है, पर उसने देरी कर दी। वो 20 जीरो को उठाकर पटक देता है। तभी कुमी भी दौड़ी चली आई, पर उसे देखकर जीरो कुछ ज्यादा खुश नहीं हुआ। कुमी ने लड़ने के लिए खोने को कहा, पर जीरो उसके लिए राजी नहीं है। वो उस पर चिल्लाने लगती है, जिस बीच उनमें बहस होने लगी। कुमी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती है। जब 20 ने हमला किया तो उसे कोई आकर काट डालता है। जीरो ने देखा कि ये तो फसाद है और वो जीरो से उसका सब कुछ छीनकर बदला लेना चाहता है। उसका मुकाबला करने के लिए जीरो और कुमी को भी एक होना पड़ा। इस तरह के जाइंट बीस्ट ने माउंटेनियर्स पे भी हमला कर दिया। बबान और थैन्योर का चीफ मिलकर उनका सामना करते नजर आते हैं, लेकिन ना जाने बीस्ट की गिनती रुकती क्यों नहीं। बबान ने कहा कि माउंटेनियर्स कभी हार नहीं मानते। मिलान ने माया को ढूंढते हुए अचानक कात्सु को देखा। उसे लगता है कि कात्सु को इस वक्त गांव वालों के साथ निकल जाना चाहिए था। जब कात्सु ने कुमी के बारे में पूछा तो मिलान बताता है कि वो इस वक्त ठीक नहीं है। सुरुगी देखते कि 20 एक के बाद एक निकालकर उनके बेस की ओर बढ़ रहा है। क्यूरियस ने कहा कि अगर हम चाहें तो उन्हें प्रिंसर अटैक से खत्म कर सकते हैं, पर यह अटैक कोई मामूली हमला नहीं था। इसी बीच वो देखते हैं कि एक बड़े से रोबोट को, जिसके अंदर से सारे जाइंट बीस्ट निकल कर आ रहे थे। इंपीरियल कैपिटल भी इस वक्त बीस्ट से घिरा हुआ है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो उनकी गिनती बढ़ती ही जाएगी। सुरुगी इस बात की खबर जीरो को देती है, मगर फसाद ने उसे छका दिया था। जैसे ही फसाद बीस्ट पर वार करता है तो वो उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जीरो ने उसे बीस्ट को खत्म कर डाला। फसाद अपनी मेमोरीज को वापस चाहता है, इसलिए वो जीरो पर वार करने ही वाला था। वो तो जैन ने उसे सही टाइम पर अचाकर बचा लिया। कोमी को होश आया तो कात्सु उसके सामने ही थी। वो कहती है कि आप इतनी खतरनाक जगह क्या कर रही हो। कात्सु कोमी का हालचाल लेते वक्त जीरो के बारे में पूछने लगी। तभी वो जाग जाता है। कात्सु को प्लारियंस पसंद नहीं। वो कोमी और जीरो को एक फल देती है, लेकिन अचानक जब बीस्ट उन पर हमला करने वाला था, कात्सु ने अपनी जादुई हमले से उसकी छुट्टी कर दी। असल में वो भी एक क्लेरिक है, जिसे देखकर जीरो के होश उड़ जाते हैं। इंपीरियल सिटी में इस वक्त हर तरफ से हमला कर रहे हैं। वो टाइम दूर नहीं जब बीस्ट की गिनती सैकड़ों से हजारों में पहुंच जाएगी। बाकला इस वक्त ये सब देख रहा है। वो महल के किसी सीक्रेट के बारे में खुद से बातें कर रहा है। जाइंट बीस्ट की मदर को खरीदने का आइडिया उसी का था। अब वो सुरुगी को अपना बदला चुकाते देखना चाहता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और देखती है कि उसने महल के सभी चैपॉक्स को मार डाला है। लगता है कि वो गार्ड्स की बात कर रही है। मिस रोमाना को एक लड़की का इलाज करने को कहा गया। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रोमाना ने अपने असिस्टेंट को उसका टेम्परेचर चेक करने को कहा। इसी बीच उसे एक ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। हर कोई हर तरफ से आवाज दे रहा होता है। उसके दोस्त जहाँ दुश्मनों से लड़ रहे हैं, रोमानियन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जूझ रही है। वो हर एक पेशेंट को आखिरी सांस तक बचाने की कसम खाती है। मिलान सबको बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। उसने अंदर से मना कर दिया क्योंकि उसके दोस्त बाहर लड़ रहे हैं। फसाद इसी बीच जैन पर टूट पड़ता है, पर जैन ने जब उसकी तलवार के टुकड़े कर दिए तो उसकी खुद को तलवार भी क्रैक हो जाती है। जब फसाद ने जैन की कमर में तलवार घुसा दी तो उसके बाद ही जैन अपना चाकू फसाद की छाती पर करके उसे खाई से नीचे फेंक देता है। मिलान सुरुगी के पास जाकर माया के गायब होने की खबर देता है। एक बीस्ट ठीक उनकी छत के ऊपर था, जो पलक झपकती अंदर घुस आया। सुरुगी कोमी की रिंग वापस देने के लिए उसे मिलान को दे दिया। सुरुगी फाइट के लिए क्लेरिक का रूप ले लेता है और टूट पड़ता है जाइंट बीस्ट के ऊपर। उसकी तलवार इतनी विशाल है कि वो एक बार में काट सकती है। बीस्ट के खतरा गोजा पर भी उतना ही मंडराता रहा है और ठेनेरो को भी कुछ ऐसा ही हाल है। हर कोई जाइंट बीस्ट से मुक्ति चाहता है। जीरो ने जान लिया है कि बीस्ट का कोई अंत नहीं है। मिलान ने जो देखा तो डरा देने वाला था। अचानक माया शिप लेकर उसके पास आ जाती है और उसे अपने शांति ले आती है। जीरो को किसी तरह बीस्ट रोबोट के रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचा होगा। वो जैसे ही करीब जाने की कोशिश करता है, वैसे ही कई सारी रेडाइट उसके शरीर से निकल जाती हैं और जीरो की हालत खराब थी। उसने देखा कि कुमी आगे से खड़ी हुई है। वो तो सही टाइम पर माया ने उसे बचा लिया। वो मिलान से कुमी की रिंग लेकर सीधे उन्हें अपने साथ लेकर आती है। जब कुमी जागी तो उसके सामने माया के मैच्योर रूप होता है। उसने कहा कि तो हमें टाइम में थोड़ा आगे जा गए हैं। उसने कहा कि दुश्मन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रिंग प्रॉमिस का इस्तेमाल करना। उस रिंग को कायमी मास्टर का पहन सकता था, इसलिए माया ने कुमी को वो रिंग पहना दी। कुमी के पास मास्टर बनने की सारी क्वालिटीज है। कुमी हर पावर का आह्वान करती है और फिर उसके साथ वैसा ही होता है जैसा वो क्लेरिक बनते टाइम करती है। कुमी को देखते ही वहाँ जाइंट बीस्ट उसके पीछे पड़ गए हैं, पर इस वार तैयार होती है और अपनी एक रिंग से बीस्ट के साथ बीस्ट
बेस्ट रोबोट को भी रोक लेती है। उनके फाइट के दौरान एनर्जी के गुब्बार बन जाता है और उसे आर्क्स के लिए अपने दोस्तों के लिए ये करना होगा। कुमी एक ब्लूमिंग फ्लावर की तरह ग्लो करते हुए उस बीस्ट की मशीन को तहस नहस कर देती है और ऐसा होते ही सारे जाइंट अपने आप मर जाते हैं। कुमी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। पहली बार एक क्लेरिक ने प्लाडियन को अब्सॉर्ब किया। जीरो की हालत इस वक्त खराब है। कैसे ही मिलान वहाँ पर आकर अपने दोस्तों को देखता है, वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता। लेकिन जब उसने माया को उस हालत में देखा तो उसकी जुबान बाहर आ गई और वो कहता है कि छोटी बच्ची औरत में कैसे बदल गई। इसी के साथ कहानी का यहाँ पे अंत होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए और नेक्स्ट आप किस एनिमे में वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए।